अब हम पढ़ेंगे पॉपुलर कल्चर, एक नई धारणा। पॉपुलर कल्चर को जन संस्कृति और लोकप्रिय संस्कृति भी कहते हैं। यूँ तो पॉपुलर कल्चर जो है इसका आगाज़ अमेरिकी राष्ट्र से हुआ था, जहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर लड़कियों के तंग और कम से कम कपड़े पहनने पर किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, और इसी तरह सबको कमर से नीचे लटकने वाली पैंट पहनने की आज़ादी थी। लेकिन 2009 में टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में एक 14 अप्रैल 2009 में टाइम्स ऑफ इंडिया में अखबार में एक लेख छपा, जिसकी सुर्खी थी कि ये कल्चर वल्चर क्या है। अब इसमें वल्चर प्रयोग अपने अंग्रेजी शब्दकोश वाले अर्थ में मृत शवभक्षी गिद्ध पक्षी जो होता है उसके प्रतीक अर्थ में और नकारात्मकता लिए था। यानी कि जो पॉपुलर कल्चर थी उसका विरोध होने लगा था। लेकिन अगर हम पॉपुलर कल्चर का विरोध से पहले पॉपुलर कल्चर क्या है इसे समझना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा और पीछे जाना पड़ेगा। और इसे समझने के लिए, जानने के लिए हम कहाँ जाएंगे कि जब इसका उदय हुआ था और किन परिस्थितियों में पॉपुलर कल्चर का उदय हुआ था, कब हुआ, कहाँ हुआ और किन परिस्थितियों में हुआ। तो इसको समझने के लिए हम समझते हैं कि पश्चिम में पॉपुलर कल्चर की संकल्पना का उदय 20वीं शताब्दी की घटना है। यानी कि जब 20वीं शताब्दी का आरंभ हुआ तभी ये घटना पॉपुलर कल्चर की हमारे सामने आने लगी थी। पॉपुलर कल्चर जैसी कोई अवधारणा यहाँ कल्चर के साथ प्रचलित नहीं थी। यानी कि उसका नाम इस तरह नहीं लिया जाता था कि ये कोई एक, जैसे हमारी रोम की सभ्यता है या हमारी भारतीय संस्कृति है, इस तरह का कोई अवधारणा नहीं थी, लेकिन फिर भी ये चल रही थी। पश्चिम में हाई कल्चर, एलीट कल्चर, फोक कल्चर जैसे प्रयोग तो मिलते हैं, अब भी मिलते हैं, तब भी मिलते थे, लेकिन पॉपुलर कल्चर का शब्द यहाँ पर नहीं मिलता था। भारत की संस्कृति का अध्ययन अगर हम करते हैं तो इसमें भी अब पॉपुलर कल्चर के शब्द मिलने लगे हैं। और पश्चिम में कल्चर का सांगोपांग अध्ययन जब किया गया तो ये अंतिम दशकों में ही शुरू हुआ, 20वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में, मतलब कि 1950 के बाद। और सबसे पहले 1861 में जब इंग्लैंड में वोट के अधिकार को लेकर बात छिड़ी, तब अंग्रेजों के कुलीन आलोचक मैथ्यू आर्नल्ड ने अपनी पुस्तक लिखी कल्चर एंड अनार्की, और इसमें पहली बार कल्टिवेटेड और अनकल्टिवेटेड शब्द का प्रयोग करके हाई कल्चर और एलीट कल्चर में अच्छे आचार विचार व्यवहार के तरीकों के आरोपण से युक्त कल्टिवेटेड कल्चर वर्ग को रखा था। और इन्हें ही इन्होंने संसद में वोट डालने के लिए योग्य माना। यानी कि संसद में केवल यही जो हाई कल्चर और एलीट कल्चर के लोग थे वही वोट डाल सकते थे। यानी कि जो संपन्न संभ्रांत घराने हैं वे एलीट हाई कल्चर में आ गए। और इसके अलावा एक और संस्कृति, एक और कल्चर होती है फोक कल्चर। यानी कि जो स्पेशल कुछ समाजों की देहाती कल्चर एक तरह से होती है। जैसे पंजाब की एक अलग कल्चर है, बिहार की एक अलग कल्चर है, उत्तर प्रदेश की अलग कल्चर है। उनका पहनना, ओढ़ना, खाने पीने का ढंग और शादी विवाहों का, उत्सव मनाने का ढंग, ये सब अलग होते हैं। जैसे बिहार के कल्चर का एक विशेष चीज़ देख सकते हैं कि वहाँ पर चावल एक विशेष भोजन है, और चावल को भी हाथ से खाने का जो वहाँ कल्चर है, जो एक परंपरा है, वो बिहार की है। चावल हम भी खाते हैं उत्तर प्रदेश में भी, उत्तर भारत के लोग भी, लेकिन वो चम्मच से खाते हैं। तो हम मान सकते हैं कि बिहार की एक कल्चर है। ऐसे ही पहनने ओढ़ने का सिस्टम है। एक गुर्जर समाज है तो उसमें कमीज सलवार पहनते हैं। कुछ लोग जो ब्राह्मण परिवार होता है उसमें कमीज कल्चर नहीं पहनते, उसमें साड़ी पहनना ज़्यादा वहाँ के कल्चर को अभिव्यक्त करता है। या जो पंजाब का अगर देखते हैं तो वहाँ के हम नाच को जानते हैं, भांगड़ा डांस होता है, वो वहाँ की अपनी कल्चर है। या खाने में लस्सी और मक्का की रोटी, साग, ये वहाँ के कल्चर में है। तो सबकी अपनी एक विशेष कल्चर होती हैं, जिन्हें हम फोक कल्चर कह सकते हैं, देहाती कल्चर भी कह सकते हैं, या
जो इलीट कल्चर होती है उससे ये अलग मानी जाती है। पर अगर हम ये समझ लें कि इलीट कल्चर से जो बाहर रह जाते हैं वो सारे पॉपुलर कल्चर होते हैं, तो ये नहीं होता, क्योंकि इलीट कल्चर से जब हम चलते हैं तो फिर एक फोक कल्चर होती है। फोक कल्चर को इलीट कल्चर बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। और मास कल्चर यानी कि जो पॉपुलर कल्चर है ये उससे भी अलग है। यानी कि अब 3 हम कल्चर देख रहे हैं, एक फोक कल्चर, एक इलीट कल्चर और एक मास कल्चर। अब जिस पर हम जो बात कर रहे हैं, जो हमारा विषय है, वो मास कल्चर ही है, क्योंकि फोक कल्चर के अपने बिंब, प्रतीक, आदर्श, ओढ़ावा, पहनावा, खान पान, अंधविश्वास, प्रथाएं, आचार व्यवहार के उनके एक मानक रूप है। अगर आप उन मानक रूपों को नहीं अपनाते हैं तो फिर आप उससे बाहर निकल जाते हैं। और दूसरी चीज़, इलीट कल्चर के भी अपने कुछ मानक होते हैं, अगर आप उनको नहीं अपनाते हैं तो उनसे आप बाहर निकल जाते हैं। जैसे कि कुछ समय पहले की एक प्रथा थी कि जो अच्छे घराने थे उनकी महिलाएं बाहर नहीं निकलती थी, गैर पुरुषों के सामने नहीं जाती थी। घर के अंदर तो वो पर्दा चाहे ना करें, लेकिन घर से बाहर निकलेंगी तो वो पर्दा करेंगी। लेकिन जो मास कल्चर होती है उसका कोई आदर्श मानक नहीं होता है। मास कल्चर हमेशा प्रक्रिया में रहती है, किताबों में बंद नहीं रहती है। यानी कि उसको कोई निश्चित निर्धारित ये नहीं किया जा सकता कि आपको इन नियमों का पालन करना है। मास कल्चर यानी पॉपुलर कल्चर रोज नित्य बदलती रहती है, क्योंकि मास कल्चर का जो प्रचार प्रसार होता है वो हमारी मीडिया के माध्यम से होता है, टीवी, रेडियो, सिनेमा, इनसे होता है। और जो मास कल्चर होती है उसमें आप एक ऐसा भी देख सकते हैं कि जो मास कल्चर यानी कि जो पॉपुलर कल्चर होती है, इसका स्रोत कुछ जो धनी घराने होते हैं वही होते हैं, यानी कि संपन्न, आर्थिक रूप से संपन्न और सामाजिक रूप से संपन्न होते हैं। और साथ ही आप दूसरा विरोधी चीज़ देखेंगे कि मास कल्चर जो शुरू होती है वो उन लोगों से होती है जो वंचित वर्ग होते हैं, यानी कि ना तो आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं और ना ही सामाजिक रूप से संपन्न होते हैं। पर फिर भी अगर आप इसका स्रोत देखेंगे मास कल्चर का, पॉपुलर कल्चर का, तो इसका स्रोत कुछ आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से संपन्न लोग ही होते हैं। और आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से संपन्न लोग कैसे होते हैं कि उनमें कुछ विरोधी भाव होते हैं। यानी कि जो इलीट कल्चर होती है उसमें कुछ लोग तो उसका समर्थन देते हैं और कुछ लोग उसका विरोध भी करते हैं। और उसके में भी एक चीज़ ये होती है कि जो संपन्न घराने होते हैं वो एक जो नियम निश्चित करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि उनका वर्चस्व बना रहे और जो वंचित वर्ग हैं वो वंचित ही रह जाएं। लेकिन उनमें से जो विरोधाभास होते हैं संपन्न कल्चर के अंदर ही, वो कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे उनको जो वंचित वर्ग है उनका साथ मिल जाए, और जो वंचित वर्ग है उसके हित को भी थोड़ा सा साधते हुए वो ऐसा कुछ प्रचार प्रसार करते हैं और उनके हित के समर्थन में कुछ चीज़ बाज़ार में ले आते हैं। और अगर उनके हित के समर्थन में वो चीज़ नहीं होगी तो जो वंचित वर्ग यानी कि बहुत बड़ा वर्ग होता है वो उसको नहीं लेगा, हाथों हाथ नहीं लेगा, और हाथों हाथ नहीं लेगा तो मार्केट उसे रिजेक्ट कर देगा। तो इसलिए कि वो संभ्रांत घरानों से या संभ्रांत लोगों से, सशक्त पावरफुल लोगों से ही वो निकलती है। और लेकिन जो उसमें तत्व होते हैं वो सर्वहारा वर्ग के, वंचित वर्ग के, या जो बहुत बड़ा वर्ग हमारे समाज में होता है उनके हितों की बात की जाती है। साथ ही साथ इसके दूसरा रूप ये भी होता है कि उसको थोड़ा थोड़ा सा जो धारण करता है वो इलीट कल्चर वाला भी कुछ कुछ छिटपुट लोग धारण करते हैं। और इसकी हम पहचान इस तरह से भी करते हैं इलीट कल्चर के और पॉपुलर कल्चर के बीच में कि हाई कल्चर और फोक कल्चर से बाहर का वह समूह जो रेडियो से प्रसारित होने वाले हल्के मनोरंजन में रुचि रखता है, वो शेक्सपियर और कालिदास के उच्च वर्ग के साहित्य में रुचि नहीं रखता, लेकिन सस्ते रोमांस, रहस्य और रोमांचपूर्ण साहित्य में रस लेता है।
या स्तरहीन भोंडे हास्य नाटकों को देखने में उसे ज़्यादा आनंद मिलता है। और जो आर्नल्ड क्लासिकल अभिरुचि से रहित कहकर वोट करने लायक उसे इसीलिए नहीं समझते हैं क्योंकि उनकी ना अभिरुचि अच्छी है ना उनकी सोच विकसित है। और इलीट कल्चर को उनसे दूरी बनाए रखने की जो मैथ्यू आर्नल्ड हैं सलाह देते हैं। और मास कल्चर को वो फिर अनकल्टिवेटेड यानी कि असभ्य बताकर उनसे संस्कृति के लिए खतरा बताते हैं कि यदि ये हमारी संस्कृति में भी आ गए तो हमारी संस्कृति जो सभ्य संस्कृति है वो खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ जो मास कल्चर के लोग हैं वे भी इन संस्कृति से बाहर ही रहकर अपना एक इतना बड़ा समूह बना लेते हैं कि उसमें आनंद लेने लगते हैं और उसके भी अपने मानक निश्चित कर लेते हैं। और 1908 में जब सिनेमा का शुरुआती दौर था, यानी कि जब शुरू हुआ था सिनेमा, तब एक प्रसिद्ध नाटककार है बर्नार्ड शो, उन्होंने सिनेमा के प्रभाव की शक्ति को बताया था इस संदर्भ में कि जो हमारी इलीट कल्चर है उसको धीरे धीरे सिनेमा की शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि हमारी इलीट कल्चर को वो ख़त्म कर देगी। उन्होंने इस शक्ति को सिनेमा की शक्ति को पहचान लिया था। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में सिनेमा मनुष्य की सोच को बनाने वाला होगा, यानी कि मनुष्य की सोच जो पहले से हमने बनाई है। और क्यों बनाई थी उन्होंने? ताकि उनका वर्चस्व बना रहे। अब सिनेमा, रेडियो आदि उस सोच को बदल देंगे। और अगर हम प्रैक्टिकल रूप से देखते हैं तो वही अब 100 बरस बाद भी शो का यह कथन अक्षरशः सच हो रहा है। शो के इस चिंतन में पॉपुलर कल्चर के कदमों की आहट छिपी थी कि पॉपुलर कल्चर यानी कि जो हमने संस्कृति के नियम बनाए हैं उनको धता बताकर जो लोग हैं वो टीवी, सिनेमा से, रेडियो से बहुत कुछ देखेंगे और अपने कल्चर में उसे धारण कर लेंगे, यानी कि अपने रहन सहन में जीवन के स्टाइल बदल लेंगे। पॉपुलर कल्चर जो ये चल रही है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम इसे ऐसे देख सकते हैं कि पहले लड़कियां या महिला उसी चीज़ को अपने आचरण में धारण करती थी जो उनकी इलीट कल्चर या फोक कल्चर बताती थी। लेकिन जब उन्होंने टीवी देखा, सिनेमा देखा तो वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुई। और एक तरफ हम देखते हैं कि जो वो शोषित और पीड़ित थी, जो शोषण का शिकार होती रहती थी, पीड़ाओं को झेलती रहती थी, अब वो उनके प्रति विद्रोह करने लगी है। और ये कल्चर जो पहले पुरुष के से हमेशा दबने वाली प्रवृत्ति औरतों में थी, अगर वो बदल कर उनमें खड़े होने की ताकत आई तो वो एक हमारी पॉपुलर कल्चर का हिस्सा मानी जाएगी। क्योंकि हमारी संस्कृति थी पुरुष प्रधान, और जो टीवी से, सिनेमा से, रेडियो से हमने जो देखा, हमारी संस्कृति बदली और हम पुरुषों के समकक्ष, समान खड़े होना तो दूर, हम उनके ऊपर रहने की अब आकांक्षा रखने लगे। अगर हमारी योग्यता किसी पुरुष से ज़्यादा है तो हम उस पुरुष का कभी भी प्राधान्य स्वीकार नहीं करते हैं। दूसरी तरफ अगर पहनने ओढ़ने की बात हम देखते हैं तो पहले लड़कियां साड़ी पहनती थी, घूंघट में रहती थी और मैक्सिमम सूट तक पहन सकती थी। लेकिन अब की जो हमारी पीढ़ी है वो पॉपुलर कल्चर की इतनी समर्थक या पॉपुलर कल्चर से वो इतना आत्मीयता रखती है कि वो जीन्स पहनती है, टॉप पहनती है और चुन्नी वगैरह ओढ़ने का तो उसका कोई मतलब ही नहीं होता है। तो ये जो परिवर्तन होते हैं ये हमारे पॉपुलर कल्चर के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ना तो ये वो इलीट कल्चर है जो किसी संभ्रांत परिवार की हो, और ना ही ये वो फोक कल्चर है जो किसी स्पेशल क्षेत्रीय समाज की हो, बल्कि ये जैसे आपका पहनावा जीन्स टॉप का है, ये कहीं भी किसी भी देश में देखा जा सकता है। और यहाँ तक कि वो बैकवर्ड मान ली जाती हैं जो हमारी कल्चर, पॉपुलर कल्चर है, जो इसका विरोध करते हैं। लेकिन अब इसका एक दूसरा पक्ष हम देखते हैं। एक तरफ तो ये है कि पॉपुलर कल्चर ने जो है उस एलीट कल्चर को और फोक कल्चर को धता बताया है और उसके सामने एक चुनौती बनकर खड़ी हुई है। ये एक अच्छा पक्ष है। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है। दूसरा पक्ष इसलिए है
जैसे जो पॉपुलर कल्चर है, इसकी आलोचना एक बड़े स्तर पर होती है, तो उसके दो तरह के लोग आलोचना करते हैं। एक तो ये कि जो इलीट कल्चर के ठेकेदार थे उनका वर्चस्व कम होता दिखता है, तो वो इसकी आलोचना करते हैं। लेकिन एक दूसरा भी वर्ग है जो इसकी आलोचना करता है, और वो इसलिए आलोचना करता है कि जो पॉपुलर कल्चर है इसमें जो सर्वहारा वर्ग यानी कि मजदूर वर्ग या जो सबसे नीचे वाला वर्ग है, जिसके हितों के साधन के रूप में पॉपुलर कल्चर आती है, उसी के अधिकारों का यानी कि उसके हितों का इसमें बहुत बड़ा अपहरण हो जाता है। जैसे आप जैसे मैं अब कुर्ता पहन रही हूँ, तो ये कुर्ता मुझे सिलना आता है, मेरी माँ को भी सिलना आता है, लेकिन फिर भी हम ये कुर्ता रेडीमेड खरीद लेते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा थोड़ा सा कुछ छोटा मोटा डिजाइन ऐसा होता है जिसे हम अपने आप बनाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और दूसरा, जब ये बल्क में बनता है, एक पूरे बड़े ढेर के रूप में बनता है, मशीनों से बनता है, तो ये कुछ सस्ता पड़ जाता है। अब पॉपुलर कल्चर में जिस चीज़ का एडवर्टाइजमेंट आप देखेंगे सब उसी को खरीदेंगे। अगर कोई लड़की अपनी माँ के हाथ का बनाया खुद सिला हुआ कुर्ता पहनती है, वो टॉप नहीं पहनती है जिसका एडवर्टाइजमेंट आपने देखा है, तो उसको थोड़ा हे दृष्टि से देखा जाता है। अब इससे क्या होता है कि जो मशीनों पर कम फैक्ट्रियों में ये कपड़े बनते हैं, तो वहाँ जिसको नौकरी मिली, नौकरी मिलने में भी शोषण किया जाता है, यानी कि पूरी मेहनत दिन भर करता है मजदूर और उसको थोड़ा सा पैसा मिलता है। अब अगर इसी कपड़े को टेलर के यहाँ सिलवाते हैं, तो जो फुटकर हमारे छोटे छोटे कुटीर उद्योग चलते हैं उनको आमदनी होगी, या घर में गली मोहल्ले में बुटीक खुले होते हैं उनको आमदनी होगी, या फिर बचत के तौर पर जो एक महिला है वो अपने बच्चों के लिए खुद कपड़े सिल सकती है। पर जब ये पॉपुलर कल्चर आती है तो वहाँ पर वो उसी टॉप की ज़्यादा खरीदारी होगी जिसका जितने बड़े स्तर पर एडवर्टाइजमेंट होगा, और जब उस टॉप की खरीदारी होगी तो बाकी जो घर का सिला हुआ पहनेंगे या गली मोहल्ले के बुटीक से सिलवा कर पहनेंगे, उसको थोड़ा सा हीन दृष्टि से, खुद में भी हीन दृष्टि होगी और दूसरे जो बड़े एडवर्टाइजमेंट वाला टॉप पहनेंगे वो भी उसे हीन दृष्टि से देखेंगे। तो ये लोग उसका विरोध करने लगते हैं, जो सर्वहारा वर्ग, मजदूर वर्ग के हितों का ध्यान रखते हैं या उनके लीडर होते हैं, कि पॉपुलर कल्चर हमारे हितों का अपहरण करती है। अब जब ये इस तरह के आंदोलन होते हैं पॉपुलर कल्चर का विरोध करने के लिए, तो जो इसके ठेकेदार हैं, जहाँ से पॉपुलर कल्चर शुरू होती है या जो इसके स्रोत हैं, मैंने जैसे पहले बताया आर्थिक और सामाजिक रूप से संपन्न होते हैं, तो वो इन आंदोलन करने वालों को कुछ थोड़ा सा पैसा देकर दबा देते हैं, उनकी बातों को दबा देते हैं और उनके आंदोलन को ख़त्म कर देते हैं। और जैसे उनका आंदोलन ख़त्म होता है तो ये फिर और ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट इसका करा के और फिर इसको चला देते हैं, और जितना पैसा ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट में लगा होता है वो ग्राहकों से ही लिया जाता है, और ग्राहक वही होते हैं जो हमारे सबसे बड़ा वर्ग होता है, या समझे जो ना इलीट कल्चर में आता है, जो इलीट कल्चर से बाहर वाला वर्ग होता है वही इसमें आता है, और फिर उसका शोषण होने लगता है। जितना पैसा वो आंदोलन दबाने के लिए, आंदोलन बंद करने के लिए उन आंदोलनकारियों को देते हैं, उतना पैसा वो अब कुछ उतना जो आंदोलनकारियों को दिया वो पैसा और जो विज्ञापन में दिया वो पैसा, वो सारा का सारा पैसा वो ग्राहकों से खरीद लेते हैं, और ग्राहक हम ही लोग होते हैं जो इलीट कल्चर से बाहर आते हैं। तो इस तरह से इसका विरोध भी होता है। तो एक पक्ष इसका ये हुआ, लेकिन दूसरा पक्ष हमारा इलीट कल्चर का पॉपुलर कल्चर का कुछ लाभकारी भी होता है, जो हम अपनी भारत की दृष्टि में देख सकते हैं, भारतीयता की दृष्टि में, कि हमारे जो मूल्य हैं भारत के, जो संस्कृति है भारत की, रामायण महाभारत, तो वो सारी, या हमारा जैसे योग करना है, अहिंसा है, शाकाहारी भोजन है, ये सारे भी जब हमारी मीडिया के माध्यम से, टीवी रेडियो वगैरह के माध्यम से जब देश विदेश में जाते हैं तो हमारी संस्कृति और देश विदेश में बड़ी अच्छी श्रेष्ठ जगह पा जाती है। जैसे कि अगर हम देखें तो हमारे बाल हनुमान है, बाल गणेश है, तो ये हमारे जो पौराणिक चीज़ें थी
अगर बाल हनुमान, बाल गणेश जैसे हमारे कार्टून फिल्म बनती हैं और देश विदेश में देखी जाती हैं, तो हमारी संस्कृति का बहुत प्रचार प्रसार और विस्तार होता है। वह हमारे लिए लाभ की चीज़ है। तो इस तरह से हम मान सकते हैं कि पॉपुलर कल्चर वो है कि जो एक बहुत बड़े समुदाय को पसंद आती है और उसको वो अपने आचरण में ढालते हैं। और पॉपुलर कल्चर की अवधारणा एक नई अवधारणा है। जो पुरानी अवधारणाएं थी वो इलीट कल्चर या हाई कल्चर और फोक कल्चर थी, और जब से सिनेमा का, रेडियो का, टीवी का विस्तार हुआ है, तब से ये पॉपुलर कल्चर आई है। क्योंकि जितने भी लोग होते हैं पॉपुलर कल्चर के, जो मेंबर्स कह सकते हैं या उसे अपनाने वाले होते हैं, वे उस कल्चर को टीवी में, सिनेमा में, रेडियो में देख कर ही अपनाते हैं। और जन संस्कृति भी इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक बड़े संख्या में लोग इसे पसंद करते हैं। और इसका विरोध करने वाले, मैंने बताया कि 2 तरह के लोग होते हैं। यानी कि इसकी मुख्य चीज़ें यही है कि 2 तरह के लोग इसका विरोध करते हैं। एक तो हाई कल्चर वाले वे लोग जिनको डर सताता है कि हमारा वर्चस्व खत्म ना हो जाए, और दूसरे वे लोग जो सचमुच ये देखते हैं कि इसमें सर्वहारा वर्ग यानी कि जन सामान्य के हितों का कितना नुकसान हो रहा है। क्योंकि जन सामान्य जिन कामों को खुद कर सकता था, अब उस काम को सामाजिक और आर्थिक रूप से संपन्न लोग फैक्ट्री बड़ी बड़ी लगा के उसमें इनका निर्माण करते हैं या कमाते हैं। जैसे पहनने की चीज़ें ही नहीं, पहनने खाने की चीज़ें ही नहीं, बल्कि आप सिनेमा भी देख सकते हैं कि हमारी ही चीज़ों को दिखाकर सिनेमा वाले लोग कितना पैसा कमा लेते हैं। या खाने की चीज़ है कि हम जो अच्छे से चीज़ जो हमारी दाल, रोटी, सब्जी सबसे ज़्यादा गुणकारी होती हैं, उनकी जगह आप पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन और या इनके फिर जो मैकडोनल्ड वगैरह के जो ऐड आते हैं पूरे, उसमें या पका पकाया भोजन जो डिब्बा बंद भोजन होता है, एडवर्टाइजमेंट के बल पर आप उसके अपने स्वास्थ्य की भी हानि करते हैं, अपने पैसे की भी हानि करते हैं। और इसका जो मुख्य जो साधन है वो हमारी मीडिया है। मीडिया में एडवर्टाइजमेंट देते हैं और जनता का ही वो उससे एक तरह से शोषण हो जाता है। ये इसका माइनस पॉइंट भी है। और प्लस पॉइंट इसका यही है कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो देश विदेश में फैल रही है। और दूसरा इसका एक माइनस पॉइंट की अगर और हम बात करें तो माइनस पॉइंट ये भी है कि हम खुद अपनी अच्छी चीज़ों को सोचना छोड़ देते हैं, और जो एडवर्टाइजमेंट हमें दिखा रहा है बस हम उसी को अपनाने लगते हैं। यानी कि हमारे ठोस विचारों को भी पीछे धकेल देता है। और क्यों धकेल देता है? क्योंकि इसका जो उद्भव होता है इस संस्कृति का, पॉपुलर कल्चर का, ये एक आर्थिक और सामाजिक रूप से संपन्न लोगों के यहाँ से होता है, और वो भरपूर पैसा झोंक देते हैं टीवी में, सिनेमा में, रेडियो में अपने एडवर्टाइजमेंट देने का। और एडवर्टाइजमेंट ऐसे ऐसे आकर्षक देते हैं कि आप अपने उसके गुण दोष को सोच के जो छोड़कर जो वे बताते हैं उसे स्वीकार कर लेते हैं। तो ये हमारा पॉपुलर कल्चर का पाठ अब पूरा हो गया।